साथ निरंजन पोरार भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निरंजन जी समझने की कोशिश करते हैं। निरंजन जी, आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर आपको समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है? हर दिन एक कयास आई और हर दिन एक खबर सामने आती है और जिसमें कहीं ना कहीं जो उत्सुकता है वो लोगों के मन में बढ़ जाती है, लेकिन फिर कुछ कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आता तो वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सियासी सफर पर ब्रेक लगने वाला है? देखिए शहबाजी, एक इको आ रहा, थोड़ा सा ठीक करवाइए। ठीक। हाँ, देखिए शहबाजी, एक फिल्म का डायलॉग है कि दंगल पहले डर से जीतना पड़ता है, और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आज गांधी परिवार उस डर से नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी की जैसे हम चर्चा करें तो जिस तरीके से पार्टी और संगठन ये चाहता है कि अमेठी से दोबारा से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े और रायबरेली से भी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़े या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं या जो आप तमाम लोगों के सूत्र जो बता रहे हैं कि उस हिसाब से राहुल जी और प्रियंका जी चुनाव लड़ने के लिए स्वयं तैयार नहीं है। और कल तो ये भी समाचार था कि वे सोनिया जी इस मामले को लेकर के उस मैदान में आई है और वो कहीं ना कहीं निर्देश देंगी कि दोनों को वहां से जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए, दोनों भाई बहनों को। तो इसके अंदर आपको ये चीज देखनी चाहिए, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोले, कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन सहवाग जी मुझे एक बात बताइए, मेरा सबसे बड़ा मेरा एक ही सवाल है कि अमेठी के अंदर अगर राहुल गांधी जी दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो 2019 के बाद में ऐसा क्या बदल गया, यानी कि राहुल गांधी जी ने अमेठी के लिए ऐसा क्या कर दिया, वहां पे वहां की जनता से ऐसे क्या कनेक्ट बना दिया, या वहां पे ऐसा कौन सा नया डेवलपमेंट कर दिया कि वो जनता जिसने 2019 के अंदर उनको 55,000 वोटों से नकार दिया था, वो जनता अब उनको दोबारा से स्वीकार करेगी और उनको 55,000 वोटों से चुनाव जितवा देगी। उल्टा अगर आप प्रतिद्वंदी को देखेंगे, स्मृति ईरानी जी को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 32 दौरे अमेठी के कर लिए और वहां पे उन्होंने अपना मकान बनाया और उसका बड़े धूमधाम के साथ उसका गृह प्रवेश का आयोजन किया, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग 5-7 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से, हाँ, एक चीज जरूर हो सकती थी कि अगर राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव ना लड़ करके, क्योंकि मैं ये सहबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्वयं अमेठी जाकर के आया हूँ और वहां लोगों के बीच में रह करके आया हूँ, केवल इसी काम के लिए गया था कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तो वहां पे जितने लोगों से बात हुई, जो पुराने कांग्रेसी है उनसे भी बात हुई, जो वर्तमान में कांग्रेसी है उनसे भी बात हुई, जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जो समझ लीजिए पिछले 60, 65, 70 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, उनसे भी मेरी बात हुई। तो सबका एक ही कहना था, ये बात 2 महीने पहले की बता रहा हूँ, सबका एक ही कहना था कि भाई साहब अगर राहुल जी वायनाड छोड़ करके केवल अमेठी से पर्चा भरते और आकर के यहाँ जनता के सामने ये बात कहते हैं कि भाई मैं भटक गया था, अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरा और आपका परिवार एक ही है और मुझे आप स्वीकार कीजिए, मुझे आप गले लगाइए, तो निश्चित रूप से अमेठी की जनता राहुल जी को स्वीकार करने की स्थिति में है। लेकिन अगर राहुल जी पहले वायनाड चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में अमेठी आएंगे तो अमेठी की जनता 1% भी उनके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, रायबरेली के अंदर आज वो स्थिति नहीं है। रायबरेली निश्चित रूप से आज भी कांग्रेस के साथ इंटैक्ट खड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि गांधी परिवार के साथ इंटैक्ट खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रायबरेली के अंदर भी सहबाजी आप ये चीज समझिएगा कि अगर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी तो खैर अब राज्यसभा चली गई है तो उनका तो मतलब ही नहीं उठता। अगर इन दोनों भाई बहन में से कोई चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से रायबरेली के अंदर इनका पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन अगर यहाँ से रायबरेली से भी अगर ये किसी और को मैदान में उतारते हैं तो मेरे हिसाब से रायबरेली भी इनको स्वीकार करेगी। उसके 2-3 कारण है। पहली बात तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो राम मंदिर का जो टेम्पो तैयार किया है, और रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सीटें सारी की सारी उसी अवध क्षेत्र से आती है। और आप एक चीज और देखेंगे कि जो विधानसभा या विधायक जो होते हैं उस लोकसभा क्षेत्र के, उनका चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे अमेठी के अंदर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, रायबरेली के अंदर भी इस तरह की स्थिति ऐसी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी रायबरेली से उतरने का, दूसरी लेकिन समस्या एक चीज क्या हो रही है कांग्रेस के लिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
पूरा अपना राजनीतिक और रणनीतिक वहां पे जाल बिछाया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि अभी रायबरेली से बिल्कुल बहुत अहम बातें आपने बताई निरंजन जी। आज चूंकि आपने वहां का दौरा किया, कई अहम बातें यहाँ पर आपको बताई। बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है, खराब है, क्या उस तरह की चीजों का आकलन किया जा सकता है अमेठी के बजाय अगर रायबरेली की खास करके बात करें तो? देखिए सहबाजी, एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि रायबरेली के अंदर भी समस्या क्या है। अगर मैं रायबरेली की बात करूं तो जिस तरीके से बात चल रही है कि राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़ करके रायबरेली लड़ा दिया गया, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि राहुल गांधी जी का एक सवाल है जो पता चल रहा है कि वो ये कहते हैं कि मान लीजिए मैं रायबरेली चुनाव लड़ता हूं और उधर मैं वायनाड चुनाव लड़ बैठा हूं, और पिछली बार भी वायनाड ने मुझे 4 लाख वोटों से चुनाव जिताया था, और इस बार भी अगर मैं वायनाड से भी चुनाव जीत जाता हूँ, मैं रायबरेली से भी चुनाव जीत जाता हूँ, तो आप मुझे कौन सी सीट रखने के लिए कहेंगे? आप मुझे वायनाड का इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? तो मैं उस वायनाड की जनता को के साथ विश्वासघात क्यों करूं जिन्होंने 2019 में विषम परिस्थितियों में जो मेरे साथ खड़ी रही? और अगर मैं रायबरेली से इस्तीफा दूं या मैं रायबरेली की सीट को छोड़ूं, तो फिर मैं रायबरेली की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? यानी कि जिस तरीके से अमेठी खोदी है वैसे भविष्य के लिए रायबरेली भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो राहुल गांधी जी के साथ तो समस्या ये हो रही है। समस्या अगर हम बात करें प्रियंका जी की, मैं प्रियंका जी को रायबरेली लगा दीजिए, तो देखिए निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं कि जैसे आपने अभी आरोप से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो ये भी आप समझ लीजिए साहिबा जी, और बहुत मैं सटीक और बहुत विश्वस्त बात बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरोत्तर 3 मोहरे वहां पे सेट कर रखे हैं कि भाई अब शिकार जब कौन आता है उसके बाद में शिकार किया जाएगा। तो ये शिकार के इंतजार में शिकारी बैठा हुआ है। तो अब जिस तरीके से अगर रायबरेली के अंदर मान लीजिए प्रियंका जी चुनाव लड़ने के लिए आती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान मिलता? सुनने में आ रहा है अभी वरुण गांधी जी भी स्टैंड बाई पे है। हालांकि पहले वरुण गांधी जी मना कर रहे थे कि भाई मैं परिवार के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुनने में आया कि थोड़ी बहुत सहमति बनाई गई है। मेनका गांधी जी या वरुण गांधी जी और इनको आपस में सबके साथ बैठ करके कुछ सहमति का सूत्र बन गए। तो उधर वरुण जी को भी इन्होंने स्टैंड बाई पर रखा हुआ है, उधर इन्होंने मनोज पांडे जी को भी स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों चारों मोहरों को स्टैंड बाई पर रखा हुआ है। और प्रियंका गांधी जी को ये चीज दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पिछले चुनावों के अंदर चुनाव तो जीती थी, लेकिन जो मार्जिन था चुनाव जीतने का, वो मार्जिन कहीं ना कहीं घट करके समझ लीजिए 30% 40% पे आ गया था। पहले जो सोनिया जी वहां 4 लाख वोटों से, 3.5 लाख वोटों से, 5 लाख वोटों से चुनाव जीतती आ रही थी, 2019 के अंदर समझ लीजिए लाख से कम जीत का मार्जिन रह गया। तो प्रियंका जी को भी ये लग रहा है कि भाई मेरा इस तरीके से सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अमेठी की तरह अगर रायबरेली का शिकार कर दिया, तो मेरी तो राजनीति तारीख शुरू होने से पहले समाप्त मानी जाएगी। तो इसलिए प्रियंका कहीं ना कहीं बच रही है। तो आज की स्थिति में सही बात पूछेंगे सहबाजी, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं ये जो रायबरेली और अमेठी जो सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझ लीजिए जिसको कहते हैं कि पथों पेश का कारण बनी हुई है। अन्यथा तो आप देखेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनकी जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज्यादा मजबूत और जो गढ़ माने जाते हैं, वो सीटें पहले अनाउंस होती है, सिर्फ नेतृत्व की सीटें पहले अनाउंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई थी, तो पहली लिस्ट में पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का था बनारस से। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहीं ना कहीं आज मान लीजिए चुनाव नामांकन के 24 घंटे 30 घंटे पहले तक अगर ये मामला पसों पेश में फंसा हुआ है, और तमाम मीडिया, तमाम राजनीतिक, तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम पैनलिस्ट और एनालिस्ट इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस इस अनिर्णय की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनके भी मन में संदेह मेरे हिसाब से गहराया हुआ होगा सेबाजी। बिल्कुल। बहरहाल निरंजन जी, जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए और जो एक पॉलिटिकल पैराडाइम नजर आ रहा है सभी पार्टियों की तरफ देखा जाए, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है, और जो पहले फेज के बाद से चीजें बदली हैं, क्या उनका असर नजर आएगा नतीजों में? देखिए साहिबा जी, आपके सवाल का
जवाब मैं देता हूँ। पहले जिस तरीके से निकुल पटेल जी भी कह रहे थे, देखिए मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जब भी कोई ऐसी बात होती है तो तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता है ये पत्रकारों के ऊपर, पैनलिस्ट के ऊपर, एनालिस्ट के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये क्यों इतना विश्वमन करना चालू कर देते हैं। भाई मुझे एक बात बताइए कि जब कोई मैच होता है उस मैच के अंदर विश्लेषण किसका होता है साहिबाजी? विश्लेषण या तो जिसने अच्छे रन बनाए उसका विश्लेषण होता है, यानी कि अच्छा खेल खेला उसका विश्लेषण होता है, या कोई जो बड़ा खिलाड़ी यानी कि जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर अगर वो सफल नहीं हुए और वो 0 पे आउट हो गए तो उनका विश्लेषण होता है। अगर हार्दिक पांड्या ने अगर मान लीजिए कोई रन नहीं बनाया तो उसका क्या विश्लेषण करेगा कोई? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, 2014 के अंदर निकुल पटेल जी ने कभी कहा था कि कांग्रेस हार रही है, कांग्रेस 42 सीटों के ऊपर आ जाएगी। 2019 के अंदर चुनाव से पहले निकुल पटेल जी इस चीज को मान रहे थे कि कांग्रेस केवल 52 सीटों के ऊपर सिमट जाएगी। उस टाइम भी ये तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। या यूं कहें कि अभी तो 4 महीने पहले 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उस समय निकुल पटेल जी ने कभी टीवी पे आकर के स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ हम बहुत बुरी तरह आ रहे, मध्य प्रदेश के अंदर हम बहुत बड़ा डिफीट ले रहे हैं और राजस्थान भी हम गंवा रहे? कहा था क्या? भाई आपका दायित्व है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें, आप अपनी पार्टी का बचाव करें, तर्कों के आधार पर बात करें। लेकिन अगर कोई एनालिस्ट, पैनलिस्ट, मीडिया, पत्रकार अगर इनके ऊपर आप सवाल उठाना चालू कर देते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आप किसी चीज को सुनने के या किसी चीज को समझने के लिए तैयार है। फिर तो आपकी स्थिति वही है कि एक ही पत्थर से अगर बार बार ठोकर खानी पड़े तो भी हमें मंजूर है, ये वाली वो स्थिति होगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर। देखिए सहबाजी, निश्चित रूप से जिस तरीके से आज के 2 महीने पहले चुनाव एक तरफा बन रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे चुनावी वातावरण एक ऐसा बना दिया गया था जब नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जब मकड़ी कोई जाला बनाती है और वो अति उत्साह के अंदर कई बार इतना गहरा जाला बना देती है कि कहीं ना कहीं उसी जाले में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है और कई बार तो उस जाले में फंस के अपने प्राण भी त्याग देती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति आज मैं वही मानता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अति उत्साह के अंदर एक नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ छूट भैया नेताओं ने एक उसका समझ लीजिए विश्लेषण कर दिया कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो चीज बैक फायर करी है, अब आप देख रहे होंगे पिछले 20 दिन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के मुंह से 400 का शब्द नहीं निकल रहा है। अब केवल उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज करके और कहीं ना कहीं मंगलसूत्र और वो तमाम जो सारी चीजें उधर शिफ्ट कर दिया। तो ये इसका कारण ये है कि इनको लग गया कि अति उत्साह एक बात, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से अभी जो 2 चरणों के वोटिंग परसेंटेज हुए, चाहे उसके अंदर पहले चरण के अंदर बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट ठीक हुआ और दूसरे चरण के अंदर भी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए 4 से 5% की गिरावट रही। तो आप ये मान के भारतीय जनता पार्टी के पेशानी के ऊपर पसीना आ गया है। और इसका मेन कारण मैं आपकी टीवी चैनल पर बैठूं, आलोक जी आप भी सुनिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी सुने। इसका मुख्य कारण ये है कि घर का जोगी दोगुना और बाहर का जोगी सिद्ध। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विषम परिस्थितियों के अंदर भी जो झंडा और फंडा लेकर के खड़े हुए थे, उनको दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने ऐरा गहरा नक्सू चेहरा कोई भी किसी पार्टी से किसी चीज के ऊपर भी कोई भी इल्जाम, यानी कि कल जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे आज उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको सीधा राज्यसभा देंगे या उसको सीधा लोकसभा की टिकट देकर के उसको वैकल्टी पार करवा रहे, सीधा भैया आप तो वैकुंठ होकर जाइए। तो कहने का तात्पर्य यह है साहिबा जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो अपने घर से रोटियां खा करके, अपना किराया भाड़ा लगा करके, अपना पसीना बहा करके, और सर्दी हो गर्मी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना बहाता था कहीं ना कहीं, अब वो थोड़ा स्थिति में जिसको कहते हैं सुस्त नजर आ रहा है। और इसी का बिल्कुल कहीं ना कहीं और ऐसे में इंडिया अलायंस को कितना फायदा होगा। बहरहाल निरंजन जी, आपसे आखिरी सवाल भी ये लेना चाहूंगी कि जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, आपने भी देखा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो तमाम तर बातें की गई हैं, क्या जिस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, और खास करके माइनॉरिटी की जगह मुसलमान को लेकर जो चाहे पीएम का बयान हो या दीगर लीडरान का बयान हो, क्या उस तरह की चीजें देखी जा रही हैं?
इसका ये है कि और क्योंकि आपने अगर मुझे आपके अपने राष्ट्रीय समाचार चैनल पे बुलाए हैं तो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी दो मुद्दे यहाँ पे चर्चा में आए। पहला एक तो ये हिंदू मुसलमान वाला और दूसरा जिस तरीके से वो HD देवगौड़ा के जो पुत्र है प्रज्वल रेवन्ना उनका। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके दर्शकों के लिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में या तो किसी को पूरी जानकारी नहीं है और या फिर वो जिसको कहते हैं अपने ज्ञान से सारी बातें हो रही है। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 10 महीने पहले इस चीज की एक शिकायत दर्ज हो चुकी है और उसने स्वयं कोर्ट के अंदर जाकर के ये कहा था कि मेरे करीब 2000 फेक वीडियो बना करके और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक बात बताइए सेवा जी, उस समय कर्नाटक के अंदर किसकी सरकार थी? उस सरकार ने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई कि वो 2000 फेक वीडियो की बात हो रही है, वो वीडियो है क्या? उस समय वो सरकार शांति से कैसे बैठ गई? सवाल आप प्रधानमंत्री जी से या केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो जर्मनी भाग गया है, ये इस चीज के डिस्क्लोज होने से पहले यानी कि इस चीज का पर्दा उठने से पहले, ये वीडियो वायरल होने से पहले वो जर्मनी भाग गया। केंद्र सरकार या कोई भी सरकार उसको कैसे डिटेन कर सकती है? और पिछले लगभग समझ लीजिए 1.5 साल से वहां पे कांग्रेस की सरकार शासन में है और प्रज्वल रेवन्ना और हमारे यहाँ जब हम ये परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पार्टियों के बारे में बात करते हैं तो सबके मिर्चें लगती है। तो ये प्रज्वल रेवन्ना उस चीज की मालकी है कि नहीं है? उसने अपनी पार्टी की जो नेत्रियां है, अपनी पार्टी की जो कार्यकर्ता महिला है, उनका ही जो उसने शोषण किया है, उनका ही तो उसने जिसको कहते हैं दुराचार किया उनके साथ। तो इसीलिए तो कहते हैं कि परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड जो पार्टियां हैं इनके अंदर क्या क्या दुराचार होता है कोई पता ही नहीं। पहली बात, बिल्कुल ऐसे में देखना बेहद अहम होगा। इसको लेकर भी सियासत कितने आगे तक जाएगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।